चैप्टर 35 एमिलिन का लुप्त होना जारी। उसने लाइन छोड़ दी और चौंककर मुड़ गया। वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह पेड़ों के बीच दौड़ा और उसका नाम पुकारा, लेकिन सिर्फ गूंज ही जवाब दे रही थी। फिर वह लेगून के किनारे वापस आ गया। उसे यकीन था कि उसने जो सुना था वह सिर्फ कल्पना थी, लेकिन सूर्यास्त होने वाला था और अब चलने का समय नहीं था। उसने अपनी रस्सी खींची, उसे लपेटा, अपना मछली पकड़ने वाला भाला लिया और चल पड़ा। वह बुरी जगह के बीच में ही था कि उसे डर लगने लगा। क्या होगा अगर उसे कुछ हो गया होता? यहाँ शाम हो चुकी थी और कभी भी घास इतनी घनी, अंधेरा इतना उदास, बेलों की लताएं इतनी फीकी नहीं लगी थीं। फिर वह अपना रास्ता भूल गया, वह जो हमेशा अपने रास्ते के बारे में इतना आश्वस्त था। शिकारी की वृत्ति पार हो गई थी और कुछ समय के लिए वह बिना दिशा निर्देश वाले जहाज की तरह असहाय होकर इधर उधर भटकता रहा। आखिरकार वह असली जंगल में घुस गया, लेकिन जहां उसे होना चाहिए था, उससे बहुत दूर। उसे ऐसा लगा जैसे कोई जानवर जाल से बच निकला हो, और वह सर्फ की आवाज के साथ तेजी से आगे बढ़ा। जब वह लेगून की ओर जाने वाली साफ घास के मैदान पर पहुंचा तो सूरज समुद्र रेखा के पार गायब हो चुका था। लाल बादलों की एक लकीर समुद्र के पास पश्चिमी आकाश में राजहंस के पंख की तरह तैर रही थी, और दुनिया में पहले से ही शाम का अंधेरा छा चुका था। उसे पेड़ों की छाया में घर धुंधला दिखाई दे रहा था, और वह घास के मैदान को तिरछे पार करते हुए उसकी ओर भागा। इससे पहले भी जब वह कहीं बाहर जाता था तो लौटने पर सबसे पहले उसकी नज़र एमिलिन पर पड़ती थी। वह लेगून के किनारे या घर के दरवाजे पर उसका इंतजार करती हुई मिलती थी। वह आज रात उसका इंतजार नहीं कर रही थी। जब वह घर पहुंचा तो वह वहां नहीं थी, और वह जगह ढूंढने के बाद रुक गया। वह सबसे भयानक उलझन में फंस गया था और एक पल के लिए भी कुछ सोचने या कुछ करने में असमर्थ था। चट्टान पर हुई घटना के सदमे के बाद से उसे कभी कभी सिरदर्द के दौरे पड़ते थे, और जब दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता था तो वह छिप जाती थी। दिक पेड़ों के बीच उसे ढूंढता, उसका नाम पुकारता और चिल्लाता। जब वह उसे सुनती तो एक हल्की सी हल्लो सुनाई देती, और फिर वह उसे किसी पेड़ या झाड़ी के नीचे पाता। उसका बदकिस्मत सिर उसके हाथों के बीच में होता। दुख की तस्वीर। अब उसे यह बात याद आई और वह जंगल के किनारे किनारे चलने लगा, उसे पुकारने लगा और सुनने के लिए रुक गया। कोई उत्तर नहीं आया। वह पेड़ों के बीच से होते हुए छोटे से कुएं तक गया, अपनी आवाज से गूंज को जगाता हुआ। फिर वह धीरे धीरे वापस आया, अपने चारों ओर गहरी शाम में झांकते हुए जो अब तारों की रोशनी में ढल रही थी। वह घर के दरवाजे के सामने बैठ गया, और उसे देखकर आप उसे थकावट के अंतिम चरण में देख सकते थे। गहरा दुख और गहरी थकावट शरीर पर बिल्कुल उसी तरह से असर करती है। वह अपनी ठोड़ी को अपनी छाती पर टिकाए बैठा था, उसके हाथ असहाय थे। वह उसकी आवाज सुन सकता था, अभी भी वह उसे द्वीप की दूसरी तरफ से सुन रहा था। वो खतरे में थी और उसे बुला रही थी, और वह शांति से मछली पकड़ रहा था, इस सब से बेखबर। इस विचार ने उसे पागल कर दिया। वो उठ बैठा, अपने चारों ओर घूरता रहा और अपने हाथों की हथेलियों से जमीन पर थपथपाने लगा। फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और नाव की ओर बढ़ा। वह चट्टान की ओर नाव चलाने लगा। यह एक पागल आदमी की हरकत थी, क्योंकि वह वहां हो ही नहीं सकती थी। चांद नहीं था, तारों की रोशनी ने दुनिया को रोशन और ढक रखा था, और लहरों की राजसी गड़गड़ाहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। जब वह खड़ा था, रात की हवा उसके चेहरे पर बह रही थी, उसके सामने सफेद झाग उबल रहा था, और ऊपर की ओर महान सन्नाटे में कैनोपस जल रहा था। ये तथ्य कि वह एक भयानक और गहन उदासीनता के केंद्र में खड़ा था, उसके अशिक्षित मन में एक पीड़ा के साथ आया। वह किनारे पर लौट आया। घर अभी भी सुनसान था। नारियल के छिलके से बना एक छोटा कटोरा दरवाजे के पास घास पर रखा था। उसने आखिरी बार उसे उसके हाथों में देखा था, और उसने उसे उठाया और एक पल के लिए उसे अपने सीने से कसकर दबाए रखा। फिर वह दरवाजे के सामने गिर पड़ा और अपने चेहरे के बल लेट गया, सिर को अपनी बाहों पर टिकाकर ऐसे मुद्रा में जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो। उस रात उसने जंगल में फिर से खोज की होगी, जैसे कोई नींद में चलने वाला व्यक्ति खोजता है, क्योंकि वह खुद को
मूर्ति के सामने घाटी में भोर के समय पाया। फिर भोर हो गई, दुनिया रोशनी और रंगों से भरी हुई थी। वह घर के दरवाजे के सामने बैठा था, थका हुआ। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि एमिलिन की आकृति घास के दूसरी तरफ दूर के पेड़ों के बीच से निकल रही है।